अस्सलाम वालेकुम। आइए सुनते हैं अनायतुल्लाह की जंगी सरगुज़श्त, मंजिल और मुसाफिर, किस्त नंबर 70। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। मेरी ये सरगुज़श्त इंडोनेशिया में दाखिल हो गई है और इसने मेरे लिए एक मुश्किल पैदा कर दी है। मुश्किल ये कि मैं कोई फ़ैसला नहीं कर सकता कि कौन सी बात हज़फ करूं और कौन सी सुनाऊं। वहाँ गुजरा हुआ एक एक लम्हा मेरी आंखों के सामने आ गया है। जी चाहता है हर लम्हे की बात सुनाऊं, लेकिन ये मुमकिन नहीं। मुमकिन तो ये भी नहीं कि मैं बातें हज़फ कर दूं। बहरहाल चीदा चीदा बातें ज़रूर सुनाऊंगा। बर्मा के जंगल की बात कुछ और थी। वो तो पुरस्कार और ख़तरनाक जगह थी जहाँ किसी वक्त कुछ भी हो सकता था, और हुआ भी। लेकिन वहाँ मैं अपनी ज़ात को और अपने दीनों ईमान को भी भूल गया था। अलबत्ता अपने किरदार को, जिसे आप ईमान कह ले, कुछ कह ले, कायम रखा था। वहाँ मुझ पर जो गुजरी और मैंने जो देखा वो अलिफ लैला की दास्तानें लगती हैं। लेकिन इंडोनेशिया में आकर एक ही बात जहन और दिल में बैठ गई, ये कि एक मुसलमान कौम है, हुर्रियत पसंद है, और मैं भी एक मुसलमान हूँ। मैं एक बार फिर कह देता हूँ कि उस वक्त दुनिया के इस खित्ते को इंडोनेशिया नहीं कहते थे। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि इन जजीरों की झुरमट को इंडोनेशिया का नाम दिया जाएगा और एक दिन ये इस्लामी मुमलिकत होगी। मैंने कुफर के खिलाफ जिहाद देखा है तो इंडोनेशिया में देखा है। इससे पहले जिहाद शुमाल मगरबी सरहदी सूबे के कबायली इलाके में देखा था। मैं 2-3 बार कह चुका हूँ कि मेरा ईमान वहीं बेदार हुआ था। मैंने मलाया में जब अपने यूनिट पर जाने का फैसला किया था तो वो मायूसी के आलम में किया था। मैं कुछ भटक सा गया था। मेरे दिल ने यह कहना शुरू कर दिया था कि ये तो खज्जल ख्वार होने वाली बात है, बेहतर है अंग्रेज़ों की फौज में वापस चले जाओ। लेकिन इंडोनेशिया में हमें जब वहाँ की हुर्रियत पसंद मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा बंद किया गया तो मेरा ईमान पहले से ज़्यादा बेदार हो गया और मैं अपने आप को पक्का मुसलमान समझने लगा। मैंने इंडोनेशिया में जो देखा और जो किया वो तो सुनाऊंगा ही, लेकिन मैं बेहतर समझता हूँ कि इंडोनेशिया में हुर्रियत पसंदों के मुतल्लिक गैरों ने बाद में जो लिखा था इसकी थोड़ी सी झलक पहले ही दिखा दूँ। अगर मैंने इनकी तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए तो आप कहेंगे कि ये शख्स मुबालगा आराई कर रहा है, इसलिए पहले मैं आपको गैरों की राय सुनाता हूँ। इंडोनेशिया का ज़्यादातर इलाका जंगलाती है और जंगल इतने घने कि बाज़ जगहों पर तो आसमान भी नज़र नहीं आता। बहुत से इलाके पहाड़ों और चट्टानों वाले हैं और जजीरे तो बेशुमार हैं। मैं अगर फौजी नुक्ता नज़र से बात करूँ तो यही कहूँगा कि यह इलाका गुरीला जंग के लिए मौजू था, लेकिन इलाके का मौजू होना काफ़ी नहीं हुआ करता। लड़ने वालों में जज्बा न हो तो कुदरत की अता की हुई इन सहूलतों से और नहायत अच्छे हथियारों से भी वो कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। इंडोनेशियाई मुसलमानों ने मुनज़्ज़म गुरीला जंग लड़ी और ज़मीन के खदोखाल से पूरा फ़ायदा उठाया। इसकी तारीफ़ अमेरिका, बरतानिया और दूसरे मुल्कों ने भी की थी कि जिस तरह इंडोनेशियाई मुसलमान लड़े हैं इस तरह कोई और कौम जंग आज़ादी नहीं लड़ सकी। अमेरिका से एक माहाना पर्चा निकलता है जिससे आप यकीनन वाकिफ़ होंगे। इसका नाम रीडर्स डाइजेस्ट है। अंग्रेज़ी का ये पर्चा सारी दुनिया में जाता है और लोग इसे शौक से पढ़ते हैं। कहा जाता है कि इस पर्चे में छपा हुआ एक एक लफ्ज़ हकीकत होता है और ये मुबालगा आराई से पाक होता है। मैं जब मुद्दत बाद अपने वतन वापस आया तो मैंने देखा रीडर्स डाइजेस्ट हमारे यहाँ इतना मकबूल है जितना अपना उर्दू को कोई पर्चा नहीं होता। एक बार मैंने इस पर्चे में इंडोनेशियन मुसलमानों की जंग आज़ादी के मुतल्लिक तफसीली मजमून पढ़ा। चूँकि मैंने ये जंग इब्तदा से फतह तक देखी थी, मैं इंडोनेशियन मुसलमानों के दोष बदोश कुफार के खिलाफ लड़ा भी था, इसलिए मैंने ये मजमून बड़े शौक से पढ़ा। मजमून उस अखबारी रिपोर्टर ने लिखा था जिसने ये सारी जंग आज़ादी अपनी आंखों से देखी थी। उसने अमेरिका की एयरफोर्स के हवाबाजों को बहुत खराज तहसीन पेश किया था कि वो इतनी कम बुलंदी पर जाकर इंडोनेशियन मुजाहिदीन पर बमबारी और फायरिंग वगैरह करते थे जहाँ दरख्त और पहाड़ों से टकरा कर तबाह हो जाने का खतरा होता था। उसने इंडोनेशियन मुसलमानों के जज्बे की और इनकी कुर्बानियाँ देने के अंदाज की भी तारीफ की, लेकिन अपनी एयरफोर्स की बात इस तरह कर रहा था जैसे इसके मुल्क के हवाबाज दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत के खिलाफ लड़ रहे थे। इससे अंदाज़ा होता है कि इंडोनेशियन मुजाहिदीन की शिद्दत से लड़े थे और उन्होंने दुनिया की उस वक्त की बड़ी ताकतों को बेहाल कर दिया था। मैंने पहले बताया कि 3 मुल्कों की फौजें इंडोनेशियन मुसलमानों का कला कमा करने के लिए लड़ रही थी। अमेरिका, बरतानिया, विलंदेजी और ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान की अफवाज जो अंग्रेज़ों के मातहत थी। अमेरिका और बरतानिया के हवाई बेड़े भी इंडोनेशियाई पसंदों पर आग बरसा रहे थे। इनके बहरी जंगी जहाज भी आग उगलते रहते थे।
रीडर्स डाइजेस्ट के मजमून में मुसन्निफ ने लिखा था कि अमेरिका के हवाई जहाज बहुत कम बुलंदी पर जाकर जंगलों में बमबारी और फायरिंग वगैरह करते थे और ये ख्याल होता था कि इतनी ज़्यादा बमबारी से इस जंगल में कोई जानदार जिंदा नहीं रहा होगा। लेकिन नीचे से इंडोनेशियन मुजाहिदीन हवाई जहाज़ों पर राइफलों और मशीन गनों से फायरिंग करते थे। उन्होंने चंद एक हवाई जहाज़ गिरा भी लिए थे। अमेरिकी एयरफोर्स के हवाई जहाज़ आग बरसा कर चले जाते तो बरतानिया की रॉयल एयरफोर्स के हवाई जहाज़ आ जाते थे। इन दोनों मुल्कों के जासूस इंडोनेशिया में मौजूद थे। वो अक्सर औकात से ही निशानदेही करते थे कि फला जंगल में फला जगह गुरीलों का एक गिरोह इस वक्त मौजूद है, या फला जगह गुरीलों का कमांडर कॉन्फ्रेंस कर रहा है और वहाँ गुरीलों का अच्छा खासा झमघटा है। हवाई जहाज़ फौरन वहाँ पहुँचते और आन उस मुकाम पर बमबारी करते। लेकिन दुश्मन के जासूस जब खबरें भेजते कि गुरीलों को कितना नुकसान हुआ है तो वो सिफर हुआ करता था। इसकी वजह यह थी कि वहाँ के गुरीला कमांडों ने बुलंदियों पर देखभाल की पोस्टें बना रखी थी जो दूर से हवाई जहाज़ आते देखकर हर किसी को खबरदार कर देती थी। रीडर्स डाइजेस्ट के इस मजमून में इंडोनेशियाई पसंदों की बहादुरी की जहाँ तारीफ़ें की गई थी वहाँ इनके खिलाफ भी बहुत कुछ लिखा गया था। मैं समझ गया कि अमरीकियों को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मुसलमान आज़ादी की जद्दोजहद करें। इस मजमून के मुसन्निफ ने मुसलमानों का जिक्र इस तरह किया जैसे कोई घटिया से लोग उठ खड़े हुए थे जिनका कतन हक नहीं था कि इन्हें आज़ादी दी जाती, बल्कि ये लोग गुलामी रखे जाने के काबिल थे। मतलब ये था कि मुसलमानों को दबाकर तहे तेग करके रखा जाए और कहीं कोई नई इस्लामी हुकूमत वजूद में न आए। सही अल्फाज में यूँ कह ले कि अमेरिका, बरतानिया और हॉलैंड ने इंडोनेशिया की जंग आज़ादी को सलीबी जंग करार दे दिया था और वो तमाम तर दुनिया सलीब को मदऊ कर रहे थे कि वो इंडोनेशियाई मुसलमानों को तहे तेग करने के लिए ताउन करे। फिर कुछ अरसा बाद मेरे हाथ में अंग्रेज़ी का ही एक और पर्चा आ गया था। मुझे इस पर्चे का नाम याद नहीं रहा, यही याद रह गया है कि यह हफ्तरोज़ा पर्चा था और अमेरिका से निकलता था। इस पर्चे में भी इंडोनेशियाई मुसलमानों की जंग आज़ादी के मुतल्लिक एक मजमून था। इस मजमून में तो इंडोनेशियाई मुसलमानों को लुटेरे और कज़ाक कहा गया था, लेकिन जिस जज्बे से इंडोनेशिया लड़े इसकी इसने तारीफ़ की थी। तारीफ़ का अंदाज़ ये नहीं था कि इसने लिखा हो कि इंडोनेशिया एक कौम है और आज़ादी चाहते हैं, बल्कि इसने तारीफ़ इस तरह की थी जैसे डाकुओं के किसी गिरोह की दिलेरी की बात कर रहा हो। तासुब के बावजूद उसने अमरीकी एयरफोर्स की एक हवाबाज की कहानी लिखी। इसने लिखा कि यह हवाबाज कई बार इंडोनेशियाई गुरीलों के ठिकानों पर उनके झमघटों पर बमबारी और मशीन गन फायरिंग के लिए गया और इसने हर बार सही बमबारी की। एक बार वो हवाई जहाज़ के साथ गया, यानी 3 लड़ाका बम्बई हवाई जहाज़ गए थे जिनमें एक पायलट था। मजमून में इसका नाम भी लिखा था जो मेरे जहन से निकल गया है। इन तीनों हवाबाजों ने इस जगह जंगल पर जिसकी निशानदेही की गई थी दरख्तों की बुलंदी पर उड़ते हुए वो तमाम बम जगह जगह गिराए जो वो ले गए थे और इसके बाद मशीन गन ने इस तरह फायर की जिस तरह फवारों से पौधों को पानी दिया जाता है। फिर हुआ ये कि इन तीनों में से 2 हवाबाज वापस आए और उन्होंने बताया कि इनका तीसरा साथी गोते में गया और फिर उठा नहीं। उन्होंने इस हवाई जहाज़ में से धुआं निकलते नहीं देखा था, जिससे ये कहा जा सकता था कि उसे यानी उसके इंजन में गोलियां लग गई थी और वो ऊपर उठने के काबिल नहीं रहा था। इन हवाबाजों ने अपने तीसरे साथी के हवाई जहाज़ को किसी दरख्त या पहाड़ी से टकराते हुए भी नहीं देखा था। इन दोनों ने बयान दिया कि जब इनका ये साथी ऊपर ना उठा तो ये समझ लिया गया कि वो हिट हो गया है और क्रैश कर गया है। दोनों हवाबाजों ने बहुत कम बुलंदी पर जाकर नीचे देखा और बहुत देर वहाँ नीचे प्रवास करते रहे। आखिर उन्होंने जंगल के एक निशेब में से धुआं उठता देखा। यह स्याह धुआं था जो यकीनन उस हवाई जहाज़ का था जो गिर पड़ा था। यही कहा जा सकता था कि इसका हवाबाज मारा गया है। अमेरिका की एयरफोर्स ये मालूम करना चाहती थी कि इनका यह हवाबाज मारा गया या नहीं और गिरकर जिंदा है तो क्या वो जंगी कैदी बना लिया गया है। अमेरिकी एयरफोर्स ने रेड क्रॉस वालों से कहा कि वो इस पायलट के मुतल्लिक मालूमात करें। मैंने पिछले बाब में बताया कि इंडोनेशियाई मुसलमानों की जंग आज़ादी एक बाकायदा और मुनज़्ज़म गुरीला जंग थी। इनकी बाकायदा हाई कमांड थी और इसके नीचे दूसरे हेडक्वार्टर थे जो सारे इलाके में फैले हुए थे और इन हेडक्वार्टरों के तहत गुरीला गिरोह थे जिन्हें बाकायदा एक स्कीम और प्लानिंग के तहत ऑपरेशन आर्डर मिलते थे और वो लड़ते थे। रेड क्रॉस वालों ने इंडोनेशियाई कमांडर से रब्ता कायम किया तो वहाँ से फौरी तौर पर कोई जवाब न मिला और ये कहा गया कि एक अमरीकी हवाबाज को मार गिराया गया है और वो जिंदा भी है, लेकिन इसके मुतल्लिक अभी वो कुछ बता नहीं सकते। रेड क्रॉस के नुमाइंदे बहुत हैरान हुए कि ये क्या बात हुई। कह दिया जाता कि उसे मार गिराया गया था और वो जिंदा है, या हवाई जहाज क्रैश हुआ तो मर गया था। 1.5-2 महीने बाद रेड क्रॉस वालों को बताया गया कि अमेरिका का वो लड़ाका हवाबाज जिंदा है और रेड क्रॉस अपने नुमाइंदे को हाई कमांड में भेज दे। यह आलमी रेड क्रॉस थी जिसे कैदी कैंप देखने का हक हासिल था।
इसके 2-3 नुमाइंदे इंडोनेशियाई गुरिल्लों के हाई कमांड के हेडक्वार्टर में गए तो इन्हें बताया गया कि ये अमेरिकी हवाबाज अपनी मर्जी से जंगल में जरा जगह देखकर उतर आया था और उसका हवाई जहाज उतर गया, लेकिन आगे जगह थोड़ी इसलिए दरख्त से टकरा गया। लेकिन रफ्तार इतनी कम थी कि जहाज तो बेकार हो गया, लेकिन हवाबाज सही और सलामत बाहर निकल आया। वो इंडोनेशियाई गुरिल्लों का जंगी कैदी था और इसे कैदी भी बना लिया गया, लेकिन उसने कहा कि वो अपनी मर्जी से उतरा है और वो इंडोनेशियाई गुरिल्लों के साथ रहेगा। रेड क्रॉस के नुमाइंदों ने बात सुनी तो मुस्कुरा दिए, जैसे इंडोनेशियाई हाई कमांडर वालों ने इनके आगे झूठ बोला हो। ये लगता ही झूठ था। कौन मान सकता था कि एक अमेरिकी हवाबाज जंगल में उतर गया हो और इन गुरिल्लों से मिला हो जिन पर इसे बमबारी के लिए भेजा गया था। रेड क्रॉस वाले ना माने। हाई कमांड से इन्हें कहा गया कि इन्हें किसी का कोई डर नहीं। अगर ये अमेरिकी हवाबाज जंगी कैदी है तो जंगी कैदी ही है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो इसे बुला लिया जाएगा और आप उसे अलग बिठाकर पूछ सकते हैं। हाई कमांड के अफसर ने यह भी कहा कि 1.5-2 महीने बाद इसलिए इन्हें बात बताई गई है कि इतना अरसा वो अमेरिकी हवाबाज की जांच पड़ताल करते रहे थे कि वो कहाँ तक सच बोल रहा है कि वो इंडोनेशियाई गुरिल्लों के साथ आन मिला है। इंडोनेशिया उसे झूठा और फरेबकार समझते थे। आखिर इन्हें 1.5-2 महीने बाद एतबार आ गया कि जो कुछ वो कह रहा है ठीक कह रहा है। मैं जिस पर्चे का हवाला दे रहा हूँ इसमें लिखा था कि हवाबाज को बुलाया गया और इसे रेड क्रॉस के उन नुमाइंदों के हवाले कर दिया गया। उस हवाबाज ने कहा कि वो अपने ज़मीर की आवाज़ पर इंडोनेशिया में उतरा है। रेड क्रॉस वालों को शक था कि इसकी किसी न किसी तरीके से ब्रेन वॉशिंग की गई है या इसे ऐसी दवाएं पिलाई गई हैं जिन्होंने इसके जहन से इसका माजी निकाल दिया है और ये इन्हीं गुरिल्लों का होकर रह गया है। अमेरिकी हवाबाज ने इसकी तरदीद को कहा कि वो भी डॉक्टर को या किसी माहिर नफ्सियात को या कोई भी पूरी छानबीन कर सकता है, इसके सामने जाने को तैयार है और वो पूरी तरह इसका चेकअप कर ले। उसने कहा कि इसे पता चला कि जिन पर वो बमबारी और गन फायरिंग करता है वो कोई बाकायदा फौज नहीं, वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। उसे यह भी कहा कि पहले लोगों पर बिलिंदेजी इस तरह हुकूमत करते रहे कि इन्हें जर खरीद गुलाम बनाए रखा और ये लोग अपने हकूक से महरूम रहे। फिर जापानी आ गए और उन्होंने इन्हें और ही मुश्किलात और परेशानियों में डाल दिया। ये सही है कि जापानियों ने इनकी अपनी हुकूमत बना दी थी, लेकिन यह जापानियों की एक फरेबकाराना चाल थी। उन्होंने इन लोगों को दोस्ती और मोहब्बत का झांसा देकर दोस्त बना लिया था और ये दोस्ती एक ही किस्म की गुलामी थी। अब ये लोग अपनी आज़ादी के लड़ रहे हैं तो उन्हें आज़ाद क्यों नहीं किया जाता? अमेरिका और बरतानिया को यह हासिल किसने दिया है कि वो इतने गयूर और पुरवकार लोगों को अपना गुलाम बना ले और इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लें? रेड क्रॉस के नुमाइंदे अमेरिका और बरतानिया से ताल्लुक़ रखते, इसलिए उन्होंने इस अमेरिकी हवाबाज से कहा कि इसकी सोच बहुत ही गलत है और ये लोग जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं ये किसी और मज़हब के लोग हैं। रेड क्रॉस को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि रेड क्रॉस के हाथ दोस्त और दुश्मन का कोई तस्वुर नहीं होता। ये तंजीम लड़ने वाले दोनों मुल्कों की यकसा तौर पर खैरख्वाह होती है, लेकिन इस तंजीम के नुमाइंदे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि एक अमरीकी मुसलमानों से जा मिले। इंडोनेशिया हाई कमांड ने इस अमरीकी हवाबाज के फोटो लेकर रेड क्रॉस के नुमाइंदों को दिए और कहा कि ये सारी दुनिया को दिखाओ और दुनिया के आगे सच बोलो कि जिन लोगों का ज़मीर पाक और साफ है वो देखो किसके साथ है। रेड क्रॉस के नुमाइंदों ने बड़ी मायूसी के आलम में ये फोटो लिए और चले गए। इंडोनेशियाई कमांड को इस अमरीकी हवाबाज पर यह शक था कि इसके साथ रहकर जासूसी करेगा और इन्हें धोखा देगा, लेकिन उसने ऐसी कोई हरकत न की और वो हाई कमांड में इनका एडवाइज़र बन गया। वो अफसोस का इजहार करता था कि इंडोनेशियाई मुसलमानों के पास हवाई जहाज़ नहीं, वरना वो इन हवाई जहाज़ों को अमेरिका और बरतानिया के खिलाफ इस्तेमाल करता। अमेरिका वालों ने इस हवाबाज की खबर का ब्लैक आउट किया ताकि किसी और को पता न चल सके, वरना इस जैसे और कई फौजी इधर भागकर उधर इंडोनेशियाई गुरिल्लों के पास चले जाएंगे। जाहिर है अमेरिका ने इस हवाबाज को जंगी कैदी करार दे दिया होगा। इसके बाद इतना पता चला कि यह अमेरिकी हवाबाज इंडोनेशिया में रहा था, इसने यही शादी कर ली थी और फिर मालूम नहीं वो कहाँ रहा। अलबत्ता ये मुसद्दिका इतला थी कि वो अपने मुल्क वापस नहीं गया था। इस रिसाले में ये तो लिखा था कि उसने अपना मजहब छोड़ दिया था या नहीं। ये मैं कहता हूँ उसने यकीनन इस्लाम कबूल कर लिया होगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अनायतुल्लाह की ये जंगी सरगुज़श्त अभी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में देखते रहिए प्लान बी की जासूस सीरीज़। अल्लाह हाफिज़।